चाहे आप एक पर्यटक के रूप में यात्रा कर रहे हों या मेरी तरह फुल टाइम डिजिटल नोमैड हों, हर बड़ी यात्रा एक खास सफर से शुरू होती है, आमतौर पर एक हवाई टिकट से। और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक शुरुआती बिंदु जिसे मैं आपको 100% सलाह देता हूं और जिसे आप शायद जानते भी होंगे, वह है गूगल फ्लाइट्स। मेरी तरफ से मुझे नोमैड बने हुए 5 साल हो गए हैं। मैंने 38 देशों का दौरा किया है। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी विदेश में बिताई है और 100 से ज्यादा बार हवाई यात्रा की है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने सारे सुझाव, टिप्स साझा करूंगा ताकि आप सबसे अच्छे दामों पर बेहतरीन हवाई टिकट पा सकें और आपको गूगल फ्लाइट्स की सारी छुपी हुई खूबियां दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा में यात्रा बसी है और जिन्हें हवाई टिकट ढूंढने के साथ साथ अपने सफर को लगातार बेहतर बनाना है। मेरे पास इस विषय पर बहुत सारी वीडियो हैं और आगे भी कई नई वीडियो आने वाली हैं। अगर यह आपको दिलचस्प लगे तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन पर क्लिक करें ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें और नोटिफिकेशन बेल भी एक्टिव करें ताकि नई वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। अब मैं स्क्रीन के दूसरी तरफ जाता हूं ताकि आपको सीधे गूगल फ्लाइट्स का इंटरफेस दिखा सकूं और आपको व्यावहारिक रूप से सब कुछ समझा सकूं कि क्या होने वाला है। एक बात और जो तुम्हारे लिए दिलचस्प होगी वह यह है कि मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें पूरे प्रोसेस को विस्तार से बताया गया है कि कैसे इन हवाई टिकटों को सबसे अच्छे दाम पर ढूंढा जा सकता है। गूगल फ्लाइट्स इसमें एक बड़ा हिस्सा निभाता है, लेकिन जानने के लिए और भी कई स्टेप्स हैं। तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि उस वीडियो को भी देखो, इस वीडियो के ऊपर दाईं ओर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। तो अब हम गूगल फ्लाइट्स की होम पेज पे आ गए हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं इस समय थाईलैंड में हूं और मैं बस भाषा और मुद्रा बदलने जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हें गूगल फ्लाइट्स सही भाषा में दिखा सकूं। तो जब तुम यात्रा कर रहे हो तब भी तुम ऐसा कर सकते हो ताकि सुनिश्चित कर सको कि तुम एक जैसी चीजों की तुलना कर रहे हो। हॉप भाषा अच्छी है और आदर्श वाक्य भी। ठीक है, तो हम गूगल फ्लाइट्स की होम पेज पर हैं। तो अब सब कुछ फ्रेंच में और यूरो में है और जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ अलग अलग जानकारियां हैं। ये गूगल फ्लाइट्स की सर्च बार है। तो तुम यहाँ से प्रस्थान बिंदु, गंतव्य, प्रस्थान की तारीख, वापसी की तारीख, चाहे वह एक तरफा हो, रिटर्न हो या मल्टी डेस्टिनेशन, और फिर यात्रियों की संख्या और क्लास चुन सकते हो। तो इस मामले में जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें अलग अलग उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ। यह मुझे उस शहर से प्रस्थान का सुझाव देता है जिसके पास मैं हूं, कोसामुई, और इसलिए मैं तुम्हें सीधे दिखाऊंगा। तो इसी से संबंधित, तो हम उदाहरण के लिए दुबई के लिए एक उड़ान बुक करेंगे जिसमें प्रस्थान 24 फरवरी को होगा। ठीक है, और फिर हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि यह लोड हो जाए क्योंकि तुम यहां इस कैलेंडर में खोजने से पहले ही फ्लाइट टिकट्स का एक आइडिया देख सकते हो जिसे हम आगे देखेंगे। तो मान लेते हैं, चलो वापसी के लिए 10 मार्च रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम खोज रहे हैं और जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ बहुत सारी विकल्प आ रही हैं और ये सारे फिल्टर तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे ताकि तुम सीधे सीधे अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्लाइट टिकट चुन सको। तो यहाँ हम एक क्लासिक रिटर्न फ्लाइट बुक करेंगे जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा कि एक तरफा फ्लाइट के लिए क्या प्रक्रिया होती है या फिर ऐसी फ्लाइट जहां तुम्हें गंतव्य भी नहीं पता होता, जैसे कि मैं एक डिजिटल नोमेड हूं, और साथ ही एक मल्टी डेस्टिनेशन फ्लाइट भी जो कुछ मामलों में बहुत उपयोगी हो सकती है। तो यहाँ हमारे पास ये अलग अलग जानकारियां में आ रही हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इस फ्लाइट को अपनी तरफ से कैसे चुनता हूं और फिर उसके बाद तुम्हें अलग अलग चीजों के बारे में बताऊंगा। तो इस पेज पर सबसे जरूरी चीजें जो देखनी है वो हैं फिल्टर्स, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ एक बटन है, सभी फिल्टर्स, जिससे तुम सारे फिल्टर्स देख सकते हो और तुम हर एक फिल्टर में और भी विस्तार से जा सकते हो। तो मैं तुम्हें उन अलग अलग फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा जो दिलचस्प हैं, और खासकर पहला फिल्टर जो है स्टॉप ओवर का फिल्टर। तो ये है कि तुम्हें फ्लाइट में कितने स्टॉप्स करने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर मैं कोसामू से दुबई की फ्लाइट देखता हूं तो वहां बिना स्टॉप ओवर के कोई फ्लाइट नहीं है, देखो। तो मैं चुन सकता हूं कि अधिकतम एक स्टॉप ओवर हो या अधिकतम 2 स्टॉप ओवर हो। और अक्सर मैं यही पसंद करता हूं कि कोई स्टॉप ओवर ना हो, भले ही वह महंगा हो, क्योंकि मैं काफी समय से यात्रा कर रहा हूं और मुझे पता है कि स्टॉप ओवर से थकान होती है और यात्रा काफी लंबी हो जाती है। तो यहाँ कोई विकल्प नहीं है। इस मामले में हमें एक स्टॉप ओवर वाली फ्लाइट ही लेनी होगी। इसके बाद तुम देख सकते हो कि तुम एयरलाइन भी चुन सकते हो। अतः इस मामले में कोई उड़ान या अधिकतम ठहराव नहीं है। ठीक है, इस मामले में किस्मत थोड़ी खराब रही, यह उड़ान थोड़ी ज्यादा जटिल होने वाली है। लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, जो उड़ानें मुझे यहाँ प्रस्तावित की जा रही हैं उनमें 2 स्टॉप ओवर हैं जो 27 घंटे चलते हैं, और ये सबसे आरामदायक नहीं है इस मामले में। तो मैं तुम्हें सिर्फ फिल्टर दिखा रहा हूँ, ये फिर से उड़ान का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ तुम एयरलाइंस के स्तर पर भी चुन सकते हो। या तो तुम सभी एयरलाइंस लेना चाहते हो या फिर सिर्फ किसी एक खास एयरलाइन को चुनना चाहते हो, क्योंकि पता नहीं तुम्हारा लॉयल्टी का कोई मामला है या तुम्हें वह एयरलाइन बहुत पसंद है। और हमारे जैसे दोस्तों के लिए जो रिवॉर्ड माइल्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये बहुत दिलचस्प है कि तुम पॉइंट्स की अलायंस भी चुन सकते हो।
तो ये हैं 3 मुख्य एयरलाइन पॉइंट्स की अलायंस, रिवॉर्ड पॉइंट्स की अलायंस, स्टार अलायंस, स्काई टीम, वन वर्ल्ड, और तुम इन्हें चुन सकते हो। इस मामले में मेरे पास कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे लिए दिलचस्प हो सकता है। उदाहरण के लिए, मुझे नहीं पता कि क्या तुम्हारे पास किसी खास एयरलाइन पर कोई अच्छा ऑफर है वगैरह। बैगेज के मामले में भी वही बात है, हैंड बैगेज या कोई और बैगेज तुम विकल्प चुन सकते हो। कीमत के मामले में आमतौर पर मैं इसमें बदलाव नहीं करता, क्योंकि बाद में हम परिणामों को इसी के हिसाब से छांट लेंगे। समय का मामला यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर मुझे नहीं पता तुम्हें किसी खास समय पर निकलना है, या तुम सुबह 10 बजे से पहले नहीं जा सकते, क्योंकि मान लो तुम्हें कोई गाड़ी लौटानी है या कुछ ऐसा करना है। आने के समय के लिए भी यही बात है। अगर तुम्हारा पहुंचते ही कोई अपॉइंटमेंट है तो तुम सोच सकते हो, ठीक है, मुझे हर हाल में 16 बजे से लेकर आधी रात के बीच ही पहुंचना है। उदाहरण के लिए इस मामले में मैं इन्हें नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि उड़ान के स्तर पर पहले से ही काफी सारी पाबंदियां हैं। फिर उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन, पत्राचार। तुम ये भी चुन सकते हो कि किसी जगह से होकर जाना है या नहीं, जो कि बहुत सुविधाजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए इस समय कोविड के दौरान मैं अपनी उड़ानों के लिए किसी भी कीमत पर अमेरिका से होकर जाने से बचता हूं, क्योंकि कस्टम, वीजा आदि के मामले में कोविड के कारण यह बहुत जटिल है। कई बार तो यह संभव भी नहीं होता, तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम यहां से स्टॉपओवर की अवधि भी सेट कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो कि तुम बिल्कुल चाहते हो कि स्टॉपओवर की अवधि, पता नहीं, अधिकतम 7 घंटे हो। ये थोड़ा खास तरह की उड़ान है, मैं मानता हूं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, यह अक्सर अवधि का भी उपयोग करता है। तो यहाँ उड़ान की कुल अवधि, मैं नहीं चाहता कि मैं कई कई दिन विमान में बिताऊं, क्योंकि मुझे साथ में काम भी करना होता है वगैरह। अगर उड़ान कम समय की है तो मैं ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो उदाहरण के लिए तुम यहाँ उड़ानों की अवधि चुन सकते हो। 17 घंटे से कम की कोई उड़ान इस मामले में नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन तुम इन विकल्पों के साथ सीधे खेल सकते हो, और तुम देखोगे कि यहाँ जो भी फिल्टर तुम चुनते हो वे नीले रंग में दिखेंगे, जैसे कि यहाँ। मैं तुम्हें वही फिल्टर इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं जो मैं सबसे ज्यादा करता हूं, बिना स्टॉपओवर, नॉन स्टॉप वाले। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी उड़ान में स्टॉपओवर ना हो। मैं समय सारिणी के साथ भी खेलने जा रहा हूं, इसलिए यदि मुझे किसी विशेष समय से पहले निकलना होगा या किसी विशेष समय से पहले वापस आना होगा, तो यह दिलचस्प होगा। मैं यात्रा की अवधि के साथ भी खेलता हूं। तो ये 3 मुख्य फिल्टर हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करता हूं। और यहाँ तुम्हारे पास एक दृश्य है जिसमें सभी फिल्टर दिखाए गए हैं, जो अलग अलग चीजें सेट करने, इस दृश्य के सभी फिल्टर चुनने की सुविधा देते हैं। तो मैं एक और फ्लाइट चुनूंगा, क्योंकि ये वाली मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। ये थोड़ी जटिल है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए एक बैंकॉक पेरिस फ्लाइट लूंगा। मुझे लगता है कि इसके लिए मेरे पास ज्यादा विकल्प होंगे। तो जो मैं तुम्हें आगे दिखाना चाहता था परिणामों में जाने से पहले, वो हैं कुछ और विकल्प, खासकर तारीखों के संबंध में। यहाँ जैसा कि तुमने देखा, हमने एक रिटर्न टिकट चुना है। ये एक ऐसा दृश्य है जो मुझे बहुत पसंद है, ताकि मैं कीमतें वगैरह देख सकूं, और ये भी देखना कि मैं कब जा रहा हूँ। मेरी तरफ से मैं हमेशा इस बात में लचीला हूँ कि मैं कब जाता हूँ और कब पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं एक घुमक्कड़ हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यटक के तौर पर अपनी छुट्टियां तय तारीख से तय तारीख तक रखते हैं, तो उन्हें सटीक होना पड़ता है। लेकिन शायद तुम टिकट की कीमत के हिसाब से भी अपनी छुट्टियां चुन सकते हो, क्योंकि इससे वाकई में फायदा हो सकता है। तो यह जो कैलेंडर वाला दृश्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह तुम्हें प्रस्थान और वापसी की तारीख के अनुसार विभिन्न विकल्प देखने की सुविधा देता है। तो यहाँ उदाहरण के लिए जो फ्लाइट मैंने ली थी वह 446 यूरो की थी, जो मुझे कीमत के हिसाब से ज्यादा बुरी नहीं लगती। यहाँ हमारे पास 443 यूरो की फ्लाइट है, और दिलचस्प ये है कि तुम यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, प्रस्थान की तारीख को आगे पीछे करके देख सकते हो कि क्या विकल्प मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने पर कोई बहुत आकर्षक फ्लाइट्स नहीं दिख रही हैं, बल्कि ये तो थोड़ी महंगी ही है इसके मुकाबले। लेकिन अगर मैं वापसी की तारीख को थोड़ा बदलूं तो क्या कुछ अच्छा मिल सकता है? हमारे पास 463 हैं। गूगल सीधे तुम्हें कीमतें दिखा देता है, तुम्हारी तारीखों में सबसे सस्ती कीमत भी, लेकिन तुम तारीखों को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। कई बार सिर्फ ऐसा करने से ही हमें वाकई में ज्यादा अच्छे फ्लाइट विकल्प मिल सकते हैं। अब चूंकि मैंने फ्लाइट बदल ली है, तो मैं यहाँ तुम्हें कुछ फिल्टर लगाकर दिखाऊंगा कि मैं क्या करता। तो यहाँ मैं बिना स्टॉप ओवर सीधी फ्लाइट का विकल्प चुनूंगा। तो देखो, इन तारीखों में भी कोई सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन तारीखों में न हो। पर जब तुम कैलेंडर देखोगे तो पाओगे कि जैसे एक दिन पहले वापसी की फ्लाइट मिल रही है, और इसी तरह मैं सीधे इसी व्यू में अपनी मनचाही फ्लाइट ढूंढ सकता हूं। ठीक है, इसके बाद अवधि के हिसाब से बिना स्टॉपओवर के इससे ज्यादा कम समय में करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं ठीक ठीक, अगर मैं एक स्टॉपओवर वाली फ्लाइट लेता तो मैं उसकी अवधि के हिसाब से विकल्प चुन सकता था। तो यहाँ देखो कि अलग अलग फ्लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये सीमाएं चुनी हैं।
लेकिन अगर मैं ये सीमाएं हटा दूं ताकि तुम्हें थोड़े और फिल्टर दिखा सकूं तो तुम्हें और जानकारी मिलेगी। एक और दिलचस्प व्यू है, वह है प्राइस ग्राफ के स्तर पर। तो ये तुम्हें बताता है कि चूंकि ये एक रिटर्न ट्रिप है और यात्रा की अवधि निश्चित है, तो सबसे अच्छे दाम कौन से हैं। तो तुम देख सकते हो कि हम अभी भी औसत से कम कीमतों की श्रेणी में हैं। कुछ तारीखों पर हमारे पास 430 यूरो हैं, लेकिन सबसे अच्छे दाम देखने के लिए इस व्यू को देखना भी जरूरी है। अब मैं तुम्हें जो दिखाने जा रहा हूं वह आगे की प्रक्रिया से जुड़ा है। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सटीक और निश्चित अलर्ट हैं, तो अगर तुम तुरंत बुकिंग के लिए तैयार नहीं हो तो एक प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। यहाँ जैसा कि तुम देख सकते हो, ये प्राइस में बदलाव आदि के लिए एक ईमेल भेजेगा। बस यही बात थी। अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां हमने फ्लाइट के लिए जो सर्च की थी उसके नतीजे दिख रहे हैं। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ये काफी दिलचस्प है। गूगल अपनी नज़र में सबसे अच्छे फ्लाइट्स के हिसाब से उन्हें छांटता है। आमतौर पर ये वाकई अच्छे फ्लाइट्स होते हैं क्योंकि इसमें कीमत, यात्रा की अवधि आदि का संयोजन होता है। लेकिन मेरी तरफ से मुझे भी फ्लाइट्स को छांटना अच्छा लगता है, या तो डिपार्चर टाइम या अराइवल टाइम के हिसाब से। अगर बहुत सारी ऑप्शंस लगभग एक ही कीमत पर हों, लेकिन आमतौर पर मैं कीमत के हिसाब से भी छांटता हूं, क्योंकि अगर मैं कीमत के हिसाब से छांटता हूं और साथ ही यात्रा की अवधि के हिसाब से भी, यहाँ मैं देखता हूं कि फ्लाइट्स तुम देख सकते हो, कुछ फ्लाइट्स 13 घंटे की हैं, कुछ फ्लाइट्स 15 घंटे की हैं वगैरह। मुझे ऐसी फ्लाइट लेनी है जिसकी अवधि 16 घंटे से कम हो, मान लेते हैं, तो मैं यहाँ इसे चुनूंगा। हो गया। अब यहाँ मेरे पास वे फ्लाइट्स होंगी जो 16 घंटे से कम की हैं, जो आमतौर पर बिना स्टॉप के या बहुत ही छोटे स्टॉप के साथ होती हैं। और फिर मैंने कीमत के हिसाब से चयन किया। देखो, यहाँ इस मामले में एक स्टॉप वाली और बिना स्टॉप वाली फ्लाइट के बीच कीमत का फर्क है। या तो एक स्टॉप के साथ 500 यूरो, जिसमें वियना में 1 घंटा 45 मिनट का स्टॉप है, जो इतना बुरा नहीं है, या फिर बिना स्टॉप के 569 यूरो में। असल में जो सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं वह ये है, क्या 69 यूरो के लिए मैं एक स्टॉप और 2 घंटे का समय बचाने के लिए तैयार हूं? इस मामले में मैं तुमसे कहूंगा कि शायद हाँ, शायद नहीं। यह यात्रा की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन यही है नतीजे के हिसाब से। तो तुम इन पैरामीटर्स के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो और अपने मानदंडों और फिल्टर्स के अनुसार भी देख सकते हो। जो बात दिलचस्प है वह यह है कि फिल्टर्स भी उस पर असर डालेंगे जो तुम्हें कैलेंडर व्यू में दिखाया जाता है, जैसा कि हमने देखा। और इसलिए आप वास्तव में, मैं आमतौर पर यह करता हूं कि सारे फिल्टर्स लगा देता हूं जो चाहिए, जैसे बिना स्टॉप के 15 घंटे से कम अवधि आदि। थोड़ा देख लेते हैं, फिर यहां देखता हूं कि क्या हो रहा है। अगर जरूरत हो तो फिल्टर्स थोड़ा और बढ़ा देता हूं। अब मैं अगले हिस्से के बारे में बात करने के लिए फिर से कैमरा मोड में आऊंगा। व्यावहारिक रूप से मैंने तुम्हें गूगल फ्लाइट्स पर एक सामान्य फ्लाइट सर्च दिखाया है। अब मैं तुम्हें गूगल फ्लाइट्स का एक और प्रकार का फ्लाइट सर्च भी दिखाना चाहूंगा जो थोड़ा अलग होगा, जैसे मल्टी डेस्टिनेशन फ्लाइट, वन वे या एक्सप्लोरर, ताकि मैं तुम्हें कुछ और उदाहरण दिखा सकूं। हमने एक सामान्य रिटर्न फ्लाइट का उदाहरण देखा। मैं तुम्हें वन वे और मल्टी डेस्टिनेशन फ्लाइट्स भी दिखाऊंगा। तुम यहाँ सर्च पेज पर देखोगे कि तुम्हारे पास ये विकल्प हैं। वन वे, मैं फिर से अंग्रेजी में चला गया था, अब मैं वापस बदल लूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बस यहाँ इसके बारे में दिखा देता हूँ। एक तरफा उड़ान, यहाँ उदाहरण के लिए मैं को समूही से बैंकॉक की फ्लाइट चुनूंगा। यहाँ तुम देखोगे कि इससे सर्च काफी आसान हो जाती है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक तारीख के साथ खेलना होता है। व्यावहारिक रूप से तुम यहाँ सारी विकल्प देख सकते हो। तुम अपने अलग अलग मानदंडों के साथ खेल सकते हो। उदाहरण के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट चुन सकते हो और देख सकते हो। और मान लो, मैं नहीं जानता, अगर यह सिर्फ एक स्टेप में है तो अवधि ज्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन तुम तारीखों के हिसाब से थोड़ा बहुत कीमत देख सकते हो। यहाँ सब कुछ बात में है। कीमत सच में हर जगह एक जैसी है, बस कुछ तारीखों को छोड़कर जब यह ज्यादा महंगी है, खासकर वीकेंड पर ऐसा लगता है। लेकिन ये रहा इस संदर्भ में। और फिर तुम छांट भी सकते हो। फ्लाइट्स के लिए ये दिलचस्प है, ऐसे ही प्रस्थान के समय के हिसाब से छांटो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फ्लाइट्स हैं। लगभग हर घंटे एक फ्लाइट है। तुम वह समय चुन सकते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुविधाजनक लगे। दूसरी चीज जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था वह थी मल्टी डेस्टिनेशन फ्लाइट। जब, उदाहरण के लिए, तुम एक बिंदु ए से बिंदु बी जाना चाहते हो और फिर बिंदु सी से बिंदु ए वापस आना चाहते हो, या फिर क्यों ना पूरी तरह से एक वर्ल्ड टूर ही प्लान कर लो, जैसे कि पेरिस दुबई, दुबई बैंकॉक, बैंकॉक ओसाका, ओसाका सिंगापुर आदि। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक उदाहरण जो मैं तुम्हें देता हूं जो असली है वह ये है कि मेरे माता पिता कुछ हफ्तों में मुझसे मिलने थाईलैंड आ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कोविड के कारण इमिग्रेशन की वजह से लियोन फुकेट की फ्लाइट ली। सो लियोन फुकेट, और वापसी में हम बैंकॉक लियोन कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर से अपनी यात्रा दोहराकर शुरुआती बिंदु पर लौटना नहीं चाहते। यह हमारे यात्रा कार्यक्रम के हिसाब से सुविधाजनक था। उदाहरण के लिए मैं ऐसा करता हूं, तो लियोन फुकेट, बैंकॉक लियोन, और तारीखों के हिसाब से मैं उनकी तारीख डालता हूं ताकि मैं उनकी फ्लाइट ढूंढ सकूं। मुझे लगता है 21 फरवरी से 9 मार्च तक।
उफ। ठीक है, तो यहाँ कोई नॉन स्टॉप नहीं होगा, ये सामान्य है। ये उड़ानों को लोड करेगा और हम इसके अनुसार विभिन्न उड़ानें देखेंगे। और जो दिलचस्प है वह यह है कि इससे तुलना करना संभव होता है कि क्या यह रिटर्न टिकट लेने की तुलना में अधिक फायदेमंद, महंगा या सस्ता है, उदाहरण के लिए। और इस मामले में अगर हमने सिर्फ लियों फुकेट और फुकेट लियोन किया होता, तो अगर अपनी उड़ानों के अंत में मैं बैंकॉक गया होता तो हमें फुकेट जाने के लिए एक और फ्लाइट टिकट लेना पड़ता। तो हम आखिरकार परिणामों के पेज पर आ गए हैं और यहाँ तुम देख सकते हो कि बहुत सारी अलग अलग उड़ानें हैं। कुछ उड़ानें कई स्टॉप्स के साथ हैं, कुछ उड़ानें एक स्टॉप के साथ हैं, इस तरह की अलग अलग उड़ानें हैं। और यहाँ हम अपनी तारीखों के हिसाब से और यहाँ तक कि अलग अलग तारीखों के अनुसार भी देख सकते हैं कि कीमत और रुचि के लिहाज से क्या विकल्प मिलते हैं। और अब हम देखेंगे, उदाहरण के लिए अगर हम स्टॉप्स की संख्या को सीमित करना चाहते हैं तो यहाँ कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन हम एक स्टॉप वाली फ्लाइट चुन सकते हैं। और इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि सबसे सस्ती या लगभग सस्ती फ्लाइट 438 यूरो की है, जिसमें 2 स्टॉप्स हैं। यहाँ एक स्टॉप के साथ एक फ्लाइट है जिसकी कीमत 862 यूरो है, लेकिन इसकी अवधि इसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो आप अलग अलग फ्लाइट की अवधि और गंतव्यों के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हैं ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकें। अब मैं तुम्हें एक और तरह की फ्लाइट सर्च दिखाना चाहता था जो खास तौर पर मेरे जैसे घुमक्कड़ों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें पता है कि वे अभी कहाँ हैं लेकिन अगले महीने कहाँ होंगे यह नहीं जानते, और इसलिए अक्सर मैं इसे गंतव्यों, टिकटों की कीमतों आदि के अनुसार रखता हूँ। और यही वह मोड है जो यहाँ मिलता है, जिसे एक्सप्लोर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लोर व्यू पर हैं ताकि वास्तव में देख सकें कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने खुद को बैंकॉक में रखा है। मैं मान लेता हूँ, उदाहरण के लिए, कि मुझे पता है कि मैं 15 मार्च के आसपास बैंकॉक से निकलना चाहूँगा। तो मैं यहाँ सीधे इस तारीख को चुनता हूँ और ये वास्तव में मुझे यह दिखाएगा कि बैंकॉक से कहाँ-कहाँ उड़ानें हैं, यानी वे उड़ानें जो किराए, अवधि आदि के हिसाब से दिलचस्प हो सकती हैं। तो तुम देख सकते हो कि मुझे यहाँ अलग-अलग फ़िल्टर मिलते हैं और मैंने गंतव्य को खुला छोड़ा है, तो मैं इसके अनुसार यहाँ बहुत सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ कि मुझे नहीं पता, अपने विमान टिकट के लिए एक अधिकतम राशि तय करूँ। मैं तैयार हूँ कि बैंकॉक से कहीं भी जाने के लिए अपने विमान टिकट पर 200 यूरो तक खर्च करूँ। और यहाँ ये मुझे नक्शा दिखाता है और मैं सीधे देख सकता हूँ कि मैं कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ। तो आप थोड़ा देखते हैं, मेरे पास चेन्नई, सिंगापुर, हांगकांग इस तरह के अलग-अलग विकल्प हैं। तो आप ज़ूम करके अलग-अलग हवाई अड्डों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो उस तारीख को आपके लिए उपयुक्त होंगे। आप निश्चित रूप से तारीखों के साथ भी खेल सकते हैं ताकि देख सकें कि किस तारीख को क्या उपलब्ध है, क्योंकि कुछ तारीखें हमेशा उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए आपके पास फ्लेक्सिबल डेट मोड भी है जो काफ़ी दिलचस्प है। आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं मार्च में बैंकॉक से निकलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि किस दिन जाना है, मैं प्रस्थान की तारीख के लिए खुला हूँ। मैं एक दिलचस्प जगह के लिए सस्ता फ्लाइट ढूंढना चाहता हूँ, और इसलिए यहाँ आप इस मोड के साथ खेल सकते हैं ताकि आप जो करना चाहते हैं उसे ढूंढ सकें। आप यह भी कह सकते हैं कि आप दुनिया के किसी खास क्षेत्र या देश में जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बैंकॉक डाल सकता हूँ या मैं सीधे यूरोप डाल सकता हूँ और देख सकता हूँ। इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं मार्च में यूरोप में कहीं बैंकॉक जाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए कौन-कौन से दिलचस्प दाम हैं, कौन-कौन सी फ्लाइट्स मेरे लिए दिलचस्प होंगी ये करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी फ्लाइट्स हैं। हाँ, काफ़ी सारी फ्लाइट्स हैं। मैं फिर भी सोच सकता हूँ कि ठीक है, मैं ऐसा दाम चाहता हूँ जो 300 यूरो से कम हो, उदाहरण के लिए, और देख सकता हूँ कि उस समय बैंकॉक से यूरोप के किसी भी स्थान के लिए क्या निकल सकता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ रोम, लंदन, स्टॉकहोम, मॉस्को, पाफोस, जेना है। और अगर आप ज़ूम करेंगे तो आपको इसके अलावा भी दूसरे एयरपोर्ट्स दिखेंगे। तो ये तरीका बहुत ही उपयोगी है घुमक्कड़ों के लिए भी, फ्लाइट्स देखने के लिए, क्योंकि हम लोग इस बात में लचीले हैं कि कब निकलना है और कहाँ जाना है। फैसला हम ही लेते हैं। तो हमारी इच्छाओं के अनुसार, लेकिन टिकट के दामों के अनुसार भी वगैरह। तो मैं सच में तुम्हें ये एक्सप्लोर मोड दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी कम लोगों को पता है। ये एक ऐसी सुविधा है जो थोड़ी-सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि छुपी हुई है, क्योंकि ये मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और एक घुमक्कड़ के तौर पर ये मेरे लिए काफ़ी मददगार है। उदाहरण के लिए, इस गर्मी में मैंने इसका इस्तेमाल किया जब मैं आरकाशो में था, जो बोर्डो के पास है, और मैं पूरी तरह से खुला था। मेरे पास एक पूरा महीना था जिसमें मैं कहीं भी जा सकता था, जहाँ भी मैं चाहता। और इसलिए मैंने उन उड़ानों को देखा जो सबसे दिलचस्प थीं, सबसे सस्ती थीं, ज़्यादा दूर नहीं थीं, और कहीं ऐसी जगह थीं जहाँ मैं यूरोप में जाना चाहता था। और इसी तरह मैं टेनेरिफ पहुँच गया। मुझे लगता है कि मेरा टिकट लगभग 50 यूरो का था। तो देखिए, यह काफ़ी सुविधाजनक है। तो गूगल फ्लाइट्स पर फ्लाइट टिकट खोजने के बारे में यही मेरा छोटा-सा ट्यूटोरियल, मेरा गाइड है।
मेरी सलाह है कि उसके बाद अब हम ज्यादा खोज विश्लेषण आदि के मोड में हैं। मैं तुम्हें पहले ही सलाह देता हूं कि मेरी वह वीडियो देखो जिसमें मैंने सबसे सस्ते और सबसे दिलचस्प फ्लाइट टिकट खोजने के लिए सभी चरण बताए हैं, और साथ ही इस खोज के आधार पर क्यों ना नतीजों को किसी दूसरी फाइल में नोट कर लो, क्योंकि अब तुम स्टॉपओवर वाली, बिना स्टॉपओवर वाली, अवधि, कीमत आदि के हिसाब से उड़ानों की तुलना कर पाओगे। गूगल फ्लाइट्स से बाहर आओ, गूगल शीट्स बनाओ या नोशन पर, या बस नोट्स ले लो, अलग अलग टिकटों, देखी गई कीमतों, दिलचस्प टिकटों की तुलना करो, और हमेशा हमेशा हमेशा, इस बारे में मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा, हमेशा अपनी फ्लाइट का टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से ही बुक करो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक यात्री की आत्मा है, और अगर तुम्हारी भी मेरी तरह यह इच्छा है कि तुम यात्रा करते हुए काम कर सको, यानी पूरे साल घूमते हुए डिजिटल नोमैड बन सको, अच्छी खबर है, मैंने 70 से ज्यादा पन्नों की एक गाइड तैयार की है जो तुम्हें हर एक स्टेप, हर जरूरी बात समझाती है। डिजिटल नोमैड बनने के लिए क्या क्या सोचना चाहिए, अपनी नोमैड लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, ऑनलाइन पैसे कमाने से लेकर यात्रा करने और अपनी मंजिल चुनने तक सब कुछ। और तुम इस गाइड को सीधे डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के नीचे दिए गए पहले लिंक के जरिए। और तुम्हारे पास मेरी सारी YouTube वीडियो भी है जो इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई है। तो हमें इस गाइड पर बहुत ही शानदार प्रतिक्रिया मिली है। मैं तुम्हें सच में इसे ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बताने के लिए एक लाइक जरूर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली ऐसी किसी भी वीडियो को तुम कभी मिस न करो।